जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा भाग है। पहले भाग के वीडियो में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के परिचय, उसके अर्थ, उसके संरचना और प्रकार के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक नियोजन, योजना आयोग, उसके बाद आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले है अर्थव्यवस्था का विकास कि ये क्या होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। अगर हम लोग अपने भारत के अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें तो ये कोई एक दो दिन में होने वाला नहीं है, इसका एक लंबा अपना इतिहास है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पेड़ होता है तो पहले एक बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधा से उसमें से बड़ा होकर वो पेड़ बनता है, टहनियाँ लगती हैं, फिर उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तब जाकर के वो एक बड़े पेड़ का निर्माण होता है। उसी तरह से भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये एक दो दिन में नहीं बना है, इसमें एक लंबा इतिहास है, इसका एक लंबा टाइम लगा है इसको बनने में। अर्थव्यवस्था के विकास के दो पारस्परिक स्थितियां होती है। जो अर्थव्यवस्था के विकास होता है उसमें दो चीज़ है जो कि भाग लेते हैं। पहला है इसमें आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन द्वारा संपन्न होता है, यानी कि किसी देश को अपने आर्थिक विकास करना है, उसको अपना आर्थिक विकास करना है तो सबसे पहले उसको आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि उसे एक इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा। उसी प्लानिंग के तहत ही वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है, आर्थिक विकास कर सकता है। तो ये पूरे तरह से आर्थिक नियोजन द्वारा ही संपन्न होता है। उसके बाद है आर्थिक विकास की परिभाषा की बात करें तो देखिए, आर्थिक विकास की परिभाषा में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, यानी कि आर्थिक विकास का कोई एक परिभाषा नहीं है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसका अलग अलग परिभाषा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसका परिभाषा दिया गया है। जैसे कि जो प्रोफेसर रोस्टोव हैं वो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। यानी कि जो यहाँ पे प्रोफेसर रोस्टोव हैं उनका मानना है कि जो एक श्रम शक्ति में वृद्धि होती है और जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, उन दोनों के बीच के संबंध को दिखाता है आर्थिक विकास। यानी कि आर्थिक विकास को देखने के लिए हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है और वो क्या काम कर रही है, कितना उसका आय है। उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे आर्थिक विकास को माप सकते हैं, बता सकते हैं कि वहाँ की आर्थिक विकास कैसी है। दूसरा यहाँ पे प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन जो है उन्होंने अपने भाषा में इसको परिभाषित किया है। उनका कहना है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि आर्थिक विकास में जब हम इसको बात करते हैं तो इसमें हम किसी भी देश के जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वहाँ पे जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो हम लोग इसी से मापते हैं। जब हम किसी देश के राष्ट्रीय आय को वृद्धि को मापते हैं तो उसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं, ऐसा मानना है प्रोफेसर मेयर और बाल्डिव का। अब यहाँ पे है कि आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या होता है, आखिर ये आर्थिक विकास किया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास की प्रक्रिया गतिशील करना पड़ता है। यानी कि आर्थिक विकास का मतलब होता है कि जो भी उत्पादन हो रहा है उसको और ऊंचा किया जाए, मतलब और उस उत्पादन में वृद्धि किया जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे आर्थिक नियोजन बनाना पड़ेगा और जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसको और तेज करना पड़ेगा, उसको और गतिशील बनाना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ पे आर्थिक विकास होगा। मेन उद्देश्य इसका यही होता है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में अंतर। अब यहाँ पे तीन शब्द है, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति। इन तीनों में क्या अंतर है उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। समान तौर पर देखा जाए तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। यानी कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है।
दोनों शब्दों में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, मतलब कि ये दोनों शब्द है तो हम लोग आर्थिक विकास भी बोल सकते हैं या आर्थिक वृद्धि भी आम बोल चाल के भाषा में हम इसका उपयोग कर लेते हैं, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन अभी के कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इन दोनों के बीच अंतर करने लगे हैं, यानी कि अभी के जो कुछ अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक अर्थशास्त्री में श्रीमती उर्सुला हिक्स हैं, उन्होंने कहा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग हम आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में और विकास शब्द का प्रयोग हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में करते हैं। यानी कि जब बात किया जाए आर्थिक वृद्धि की तो उसमें हम लोग वैसे देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो विकसित हो, और जब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की तो इसमें हम लोग वैसे देश के बारे में बात करते हैं जो अभी विकास की ओर बढ़ रहा है, मतलब कि प्रगति कर रहा है, आगे में है, बढ़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में लें, अगर हम लोग बात करें अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तो अमेरिका के अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। वहीं पे बात करें हम अपने देश भारत की तो यहाँ के अर्थव्यवस्था में वृद्धि को नहीं यूज करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है और अमेरिका के अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से एक विकसित देश के लिए और एक विकासशील देश के लिए इन अलग अलग शब्दों का प्रयोग श्रीमती उर्सुला हिक्स के द्वारा किया जाता है कि ऐसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं इन शब्दों का। वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे डॉक्टर ब्राइट सिंह हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जो वृद्धि शब्द है वो हम लोग विकसित देश के लिए इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मेडिसन है, इन्होंने कहा है कि धनी देशों के आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। यानी कि अभी हम जितने भी अर्थशास्त्री को पढ़ें उन सभी का एक मत है कि जो देश विकसित हो गया है वहाँ की जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ के आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग करते हैं, और जो देश विकासशील हैं, जो विकास कर रहे हैं, वहाँ के अर्थव्यवस्था के लिए हम लोग आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये इन सभी अर्थशास्त्रियों का मानना है। उसके बाद तीसरा शब्द है आर्थिक प्रगति। तो इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं। जब हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो इनमें आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों ही शब्द शामिल होते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आर्थिक प्रगति के स्थान पर हम आर्थिक वृद्धि का और आर्थिक विकास का शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो आर्थिक प्रगति शब्द है उसके जगह पर हम लोग हमेशा ऐसा देखा जाता है कि हम लोग आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब इसके निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है, तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति इन तीनों में कोई खास अंतर नहीं है। इसमें हम कोई खास डिफरेंट नहीं देखते हैं। इन तीनों का व्यवहार एक ही जैसा है, तीनों एक ही जैसा काम करता है। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा सिर्फ इसको कुछ हद तक अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, नहीं तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है। अब यहाँ पे है आर्थिक नियोजन, कि आर्थिक नियोजन क्या होता है और आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्लानिंग द्वारा उसको और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो जहाँ पे इस तरह के प्लानिंग किया जाता है इकोनॉमिक के क्षेत्र में, उसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि एक लंबे समय के एक समय रहे, जैसे कि भारत में 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना आता है, तो उसी तरह से यहाँ पे एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाता है। एक निश्चित समय के लिए एक प्लानिंग किया जाता है और उस प्लानिंग द्वारा समाज के जो भी सामाजिक आर्थिक उद्देश्य हैं उसको प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन है उसका पूरे नियोजन तरीके से, प्लानिंग तरीके से यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। अगर योजना आयोग के शब्द में हम इसको देखें तो उसका कहना है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों
का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। यानी कि आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि जो भी हमारे देश के संसाधन हैं उसको देश के विकास के लिए बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक प्लानिंग कर करके इसका उपयोग किया जाए और इसके अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। तो इसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। उसके बाद है योजना आयोग। योजना आयोग है क्या? देखिए, योजना आयोग भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। हम लोगों के देश में जब से आज़ादी हुई है तो 1951 से इसकी शुरुआत की गई है। तो उस समय से हर 5 साल का एक प्लानिंग किया जाता है कि 5 साल में भारत में कौन कौन सी चीज़ों को हासिल करना है और उसी प्लानिंग के साथ 5 साल काम किया जाता है। तो इस तरह के जहाँ पे प्लानिंग बनता है उसी को हम लोग योजना आयोग कहते हैं। इसका मुख्य काम आर्थिक विकास करना होता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश के प्रधानमंत्री होता है। यानी कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस समय के जो प्रधानमंत्री होंगे वही उस योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। सामान्यतः कामकाज के एक उपाध्यक्ष के देखरेख में होता है जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य भी होते हैं। जो भी योजना आयोग के काम है, ऐसे इसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हैं लेकिन कामकाज करने के लिए एक उपाध्यक्ष भी इसमें रखा जाता है और उसके साथ 8 अन्य सदस्य होते हैं। ये सभी मिल करके योजना आयोग के जो भी काम है उसको ये करते हैं। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू वही थे। यानी कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। नोट में देखें कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। यानी कि जो योजना आयोग था उसका नाम अब बदल दिया गया, उसको हटा दिया गया है और 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के, उनके द्वारा यहाँ पे 2015 में योजना आयोग के जगह पे एक नया आयोग लाया गया जिसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। हम लोग देखेंगे कि भारत में कब से कब तक पंचवर्षीय योजनाएं चली है और अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई है। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 में। ये चला था 1951 से 1956 तक। तो ये पहला पंचवर्षीय योजना है। दूसरा पंचवर्षीय योजना चला हम लोग को 1956 से 1961 तक और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है वो चला है 1961 से 1966 तक। उसके बाद यहाँ पे 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया है, योजना अवकाश रहा है। और उसके बाद चौथा जो पंचवर्षीय योजना है वो आया था 1969 में और चला था 1974 तक। उसके बाद जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1974 से 78 तक चला और जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1980 से 1985 तक के बीच में चला है। तो इतना पंचवर्षीय योजना हो गया। इसके बाद जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से 1990 तक चला। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 चला है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1997 से 2002 तक चला है। उसके बाद जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017 तक चला है। यानी कि हमारे देश में जब से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई है तब से अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई है। जो लास्ट था, अंतिम था, वो था 2012 से 2017 तक। 2017 के बाद अभी तक पंचवर्षीय योजना फिर से लागू नहीं हुआ है। अभी तक इतना ही 12 ही पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चला है। उसके बाद है यहाँ पे समावेशी विकास कि ये समावेशी विकास होता क्या है। तो समावेशी विकास के बारे में पढ़ें तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। यानी कि जब समावेशी विकास की बात करते हैं तो इसमें समाज के हर एक वर्ग को ध्यान में रखा जाता है और विकास में हर किसी को ध्यान रख करके हर किसी का विकास किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भारत में समावेशी विकास की, तो जब भारत में समावेशी विकास आएगा तो इसमें
प्रत्येक वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा जाएगा और विकास का लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा। अगर ऐसी व्यवस्था है तो हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे समावेशी विकास हो रहा है। समावेशी विकास का मतलब हो जाएगा हर किसी का विकास, सबका विकास। उसके बाद है यहाँ पे सतत विकास। सबसे पहले सतत विकास के हम लोग शाब्दिक अर्थ को समझेंगे कि ये क्या होता है। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए, अभी हम लोग जो भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो वन हो, भूमि हो, जल हो, किसी भी तरह के संसाधन का, तो इन सभी संसाधनों का आने वाले समय में भी आवश्यकता है। जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर उनको भी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए इस सब चीज़ों की ज़रूरत, इन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि जो भी संसाधन है वो अभी संकट से घिरे हुए हैं। ये जो जल है वो प्रदूषित हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन जल का लेवल घट रहा है, या जो भी है वायु है, हर तरह के जो वन हैं, भूमि हैं, सब एक तरह से विनाश की ओर जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं उनके लिए इन सभी चीज़ों को संरक्षित करके रखा जाए, इसको सुरक्षा दिया जाए। तो इसी के लिए सतत विकास का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि हम लोग तो विकास करते ही हैं, साथ ही साथ अपने आने वाले पीढ़ी के विकास के लिए भी यहाँ पे ध्यान रखते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं कि आने वाले समय में वो भी इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं। जैसे कि यहाँ पे ब्रुटलैंड आयोग के द्वारा कहा जाता है कि सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता युक्ताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। मतलब हम उन लोग उसका उपयोग करते हैं और उसमें हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ पे एक और है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या होता है? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। जो भी आर्थिक नियोजन होता है, प्लानिंग होता है, उसमें जो राज्य सरकार है और जो योजना आयोग है, इन दोनों में टकराव की संभावना होती थी। तो इन दोनों के बीच तालमेल बैठाने के लिए उन लोगों में एक तरह से यहाँ पे सहयोग का वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। यानी कि अभी हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों के सभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे। उसके बाद हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है ये बनाने का काम योजना आयोग का है। योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना बनाता था, 5 वर्ष के लिए प्लानिंग करता था कि क्या क्या चीज़ हम लोग को हासिल करना है। तो ऐसे में पंचवर्षीय योजना भले ही योजना आयोग बना लेता है, लेकिन इसका जो अप्रूवल है वो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही होता था। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद ही इसको अनुमोदित करता था, वो अप्रूव करता था कि ये पंचवर्षीय योजना लागू होना चाहिए या नहीं। तो यही काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का। उसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली। हम लोग यहाँ पे अब पढ़ेंगे मौद्रिक विकास के बारे में। अभी तक जो पढ़े वो था हमारा आर्थिक विकास, अब हम लोग मौद्रिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो मौद्रिक विकास को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कहाँ तक ये विकास किया है। सबसे पहले है वस्तु विनिमय प्रणाली। हम लोग जानते हैं कि जब मनुष्य धरती पे आया तो शुरुआत में ये खाना बदोश था, यानी कि खाने के तलाश में रहता था और इसका बस एक ही काम होता था, किसी तरह से भोजन को प्राप्त कर लेना है, भोजन की पूर्ति हो जाए। लेकिन समय बीतते गया, इनमें बदलाव आते गया और ये लोग खेती वगैरह करना सीख जाते हैं, एक जगह पे रहना सीख जाते हैं और तब इन लोगों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और इन चीज़ों को लेन देन के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि वस्तु दे करके वस्तु लेना शुरू करते हैं। उसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में देखें कि वस्तु से वस्तु का लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को चावल चाहिए और वो उसके यहाँ दूध का रोजगार है, तो वो क्या करेगा, दूध दे करके चावल खरीदेगा। या हम लोग के गांव में पहले होता था कि आजकल जैसे गर्मी का दिन है तो आजकल के समय में आइसक्रीम वाला आता था, तो हम लोग आइसक्रीम वाले को घर का जो भी अनाज होता था, चावल दाल गेहूँ हो गया, आलू हो गया, जो भी चीज़ है वो हम उसको दे देते थे, बदले में वो हमें यहाँ पे खाने के लिए आइसक्रीम दे देता था। तो ये जो प्रक्रिया था, ये जो लेन देन हो रहा था, इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रक्रिया कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो शुरुआत में यही प्रणाली की
था। मुद्रा के जगह पे जो मौद्रिक विकास है वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई है, वस्तु विनिमय प्रणाली से। अब यहाँ पे दूसरा है मौद्रिक प्रणाली। तो मौद्रिक प्रणाली में हम लोग पढ़ेंगे कि मुद्रा से वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय अथवा क्रय विक्रय की प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यानी कि इस प्रणाली में पैसे दे करके सामान या वस्तु, जो भी वस्तु है या सेवा है, उसको हम लोग खरीदते थे। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम लोग मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अब इसको शुरुआत हुई कैसे, आखिर ये चीज़ आया कैसे, वस्तु विनिमय से हम लोग मौद्रिक प्रणाली भी कैसे पहुँचे। तो होता ये था कि वस्तु विनिमय में बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। जैसे मान लीजिए हमें दूध लेना है, तो दूध लेने के लिए हम वैसे व्यक्ति के पास गए, मेरे पास चावल है और हमें किसी व्यक्ति से दूध लेना है, तो उसके पास हम चावल लेकर जाएंगे कि भैया आप मुझे दूध दे दीजिए, और उस व्यक्ति को चावल की ज़रूरत ही ना हो, तो वैसे में हमको दूध नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होता था कि चावल का दाम कुछ और है, कीमत कुछ और होता है, दूध का कीमत कुछ और होता है, तो दोनों एक जैसा नहीं है, तो इसमें भी दिक्कत होता था। उसके बाद चावल को हम लोग किलो में मापते हैं, जबकि दूध को हम लोग लीटर में मापते हैं, तो ये लेन देन में बहुत सारी समस्याएं थी। कपड़ा वगैरह लेने जाते थे तो उसमें होता ऐसे था कि जो लेने वाला है वो अपना जो माप है छोटा कर देता था, और जो खरीदने वाला है वो अपना माप बड़ा कर देता था। तो बहुत सारी इसमें परेशानियां थी, समस्याएं थी, लेन देन करना मुश्किल था। और बहुत ज़्यादा अगर व्यापार करना हो तो बड़े लेवल पे, तो हर जगह पे वस्तु ले जाना संभव नहीं था, वस्तु ले जा करके वस्तु लाना ये संभव चीज़ नहीं था। तो इन सब कारणों से लोगों को लगा कि कोई एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे हम किसी भी वस्तु और सेवा को खरीद पाएँ, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी कि मुद्रा जो है वो अस्तित्व में आया, और अब यहाँ पे हम पैसा दे करके किसी भी वस्तु और सेवा को खरीद सकते थे। उसके बाद है बैंकिंग प्रणाली। इसमें क्या होता है कि बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। देखिए, जब मौद्रिक प्रणाली आया तो उसमें भी कुछ समस्याएं देखी गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, उसमें हम लोगों को चोरी होने की, छीन जाने की डर होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई। जो भी हमारे पास पैसा है वो हम बैंक में जमा कर देंगे और चेक के माध्यम से लेन देन करेंगे, तो वो ले जाने लाने में भी सुविधा होता था और यहाँ पे सुरक्षा भी इसमें ज़्यादा होता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई। उसके बाद है कोर बैंकिंग प्रणाली। अब कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है और ये क्यों आया? तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। जैसे देखिए, जो भी व्यापारी है, जो बिजनेस करता है, तो उसको पैसे का लेन देन तुरंत करना होता है, और यहाँ पे जो चेक के माध्यम से हम लोग लेन देन करते हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है, और इससे यहाँ पे व्यापारियों को, जो भी व्यापार करने वाले थे, बिजनेसमैन थे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोर बैंकिंग प्रणाली शुरू की गई, जिसके तहत बिना किसी देरी के तुरंत यहाँ पे पैसे का लेन देन हो जाता था। तो ये सिस्टम लाया गया। उसके बाद आगे चल के आया एटीएम प्रणाली। अब ये क्यों आया? एटीएम प्रणाली पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो एटीएम प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड होता है जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा दी जाती है। यानी कि बैंक के द्वारा एक हमें कार्ड दे दिया जाता है। ये कार्ड दो तरह के होता है, जिसमें एक हम लोग को डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड आएगा। तो एक कार्ड दे दिया जाता है और हम लोग जो भी बैंक में पैसा रखे हुए हैं उसको हम जब कभी भी और जहाँ भी चाहें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उस बैंक का जो एटीएम है, उस एटीएम में इस कार्ड को लगा करके और हमको जितना अमाउंट निकालना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक सुविधा हो गया था। हर जगह पे अपना कार्ड पास में रखिए, जहाँ भी एटीएम हो वहाँ ले जाइए, उसको लगाइए और पैसा निकाल लीजिए। तो ये एक फ़ायदा हो गया था। तो इसी के लिए एटीएम प्रणाली की शुरुआत की गई, और ये सब कंप्यूटर के द्वारा होता है, मतलब एक तरह से कहिए कि डिजिटल है। तो इस तरह से ये काम किया जाता है। इसमें एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले डेबिट कार्ड में जानेंगे। बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिसके द्वारा उस बैंक का धारक बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग कहीं भी और कभी भी कर सकता है। यानी कि जैसे कि मेरा बैंक में अकाउंट है तो बैंक द्वारा मुझे एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से हम कहीं भी और कभी भी जो भी हम बैंक में पैसा जमा किए हैं
उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। एटीएम से हम पैसा निकालेंगे और उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड है जिसके आधार पर उसके धारक को एक सीमा तक पैसे अथवा वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक द्वारा ये भी एक कार्ड दिया जाता है और इसमें हम एक सीमा दिया जाता है कि इतना लिमिट तक आप पैसा यूज कर सकते हैं और उसके आधार पर हम लोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर देखें तो इन दोनों में अंतर यही है कि डेबिट कार्ड में हम उन्हीं पैसों का उपयोग कर सकते हैं जो बैंक में हम जमा किए हैं, यानी कि जमा राशि का ही भुगतान कर सकते हैं, उसी का हम उपयोग कर सकते हैं। जमा राशि से ज़्यादा पैसे का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें हम लोग जमा राशि से अधिक पैसों का उपयोग हम कर सकते हैं। हमारे पास अगर अकाउंट में 20,000 रुपये हैं और हमें ज़रूरत 25,000 की है, तो अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम 25,000 रुपये का उपयोग कर सकते हैं। बैंक से एक तरह से हम 5,000 रुपया लोन ले लेंगे और आगे जब हम उसमें पैसा भरेंगे अपने अकाउंट में तो वो बैंक उसको काट लेगा। तो यही होता है क्रेडिट कार्ड। तो आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के विकास के बारे में, बिहार के जो पिछड़ापन है उसके कारण के बारे में और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।